नमस्कार। आज अपन भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं घनश्याम सिरवी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने जो पिछला वीडियो देखा था उसके अंदर अपन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी और इस टॉपिक के अंदर अपन अनुसूचियां पढ़ेंगे। अनुसूचियों के बारे में अपन ये देखेंगे कि मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी और नई अनुसूचियां जो हैं बाद में कितनी जोड़ी गई और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, किस प्रकार से प्रश्न पहले पूछे गए और भविष्य में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपका जो है वो एक प्रश्न यहाँ से जो अनुसूचियों से बनता है वो गलत नहीं होवे। तो इनको मानचित्र के माध्यम से वगैरह सभी जहां भी टॉपिक के अंदर अपन को चित्र की जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं अनुसूचियां। देखिए साथियों, अनुसूचियों के अंदर यदि अपन देखें, अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान अनुसूचियां सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अनुसूचियां कहते किसे हैं। देखिए भारतीय संविधान के अंदर तीन भाग आते हैं। जैसे एक तो आता है अनुच्छेदों का, एक आता है भाग और एक आती है अनुसूचियां। यानी कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो अनुच्छेद तो यानी कि भारतीय संविधान का विस्तारित रूप है, वो सारे मेन पॉइंट हैं, उनके एक एक बिंदु के अंदर सारी चीजें दी हुई हैं। और भाग जो हैं वो प्रत्येक अनुच्छेदों को यानी कि जो अनुच्छेद है उनको बड़े बड़े भागों में 22 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में आती है अनुसूचियां। अनुसूचियों के अंदर क्या है, सूचियां या वितरणिकाएं दी हुई हैं। जैसे कि तालिकाएं दे दी क्या भाई, इसके अंदर जैसे अनुच्छेद एक की बात करें तो उसमें राज्य होंगे। अपन के भारत के अंदर मान लो 28 राज्य होंगे। उन 28 राज्यों के नामों का जो उल्लेख है वो सारी इन अनुसूचियों के अंदर है। ऐसे कैसे वेतन ये किन किन को मिलेगा, इन सब का उल्लेख जो है वो इस अनुसूचियों के अंदर है। तो ये जो सारणी वगैरह हैं, जो तालिकाएं हैं, वो सारी अनुसूचियों में आती हैं। तो अपन अनुसूची के बारे में पढ़ें तो मूल संविधान के अंदर यदि अपन देखें, मूल संविधान, मूल संविधान के अंदर पहला सवाल यहीं से बनता है आपका कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान के अंदर अपने 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद में नई जोड़ी गई। नई कितनी जोड़ी गई थी? नई जोड़ी गई थी 4 अनुसूचियां नई जोड़ी गई। और वर्तमान के अंदर जो है, वर्तमान में टोटली ये 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में टोटली 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको यहां से दो तीन सवाल बनते हैं। पहला ध्यान रखना है मूल संविधान में कितनी, देखो मूल शब्द आते ही आपको इस पर जाना है कि मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 नई जोड़ी गई और वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। 3 सवाल आपके यहां से तैयार हो गए। अब देखिए, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ये 4 जोड़ी गई, ये कौन कौन सी हैं और कब जोड़ी गई थी। देखिए इस पर यहीं से बात कर लेते हैं कि जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी इनको, जो एक नवी अनुसूची है, 8 तक तो हो ही गए, तो ये हो गई नवी अनुसूची, ये हो गई 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया या 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। तो इनमें से देखिए, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है साथियों? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ये दोनों 1992 के अंदर संविधान संशोधन हुए थे। तो देखिए मेन 3 सवाल यहीं से बन गए, 4 सवाल आपके यहाँ से बन गए। सीधा सा याद रखना है, पहली को अपन फर्स्ट लिख सकते हैं। देखिए याद कैसे करोगे, ये तो गिनती है 9 10 11 12। इधर देखिए 1 2 3 4, ये आ गई गिनती। 4 के बाद में 5 यहाँ लिख लो, यहाँ पर साथ साथ आ जाएगा, सीधा सा है। ये पहले संविधान संशोधन द्वारा, ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखिए ये मूल रूप से अपन ने पढ़ ली कि कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई। यहां से देखिए अब आगे अपन एक एक अनुसूची के बारे में बात करेंगे। ये जो अपनी पहली अनुसूची अपन देखेंगे, अपन की जो पहली अनुसूची है, आप जब ये क्लास पूरी करोगे, आप जब ये क्लास पूरी करोगे और उसके बाद में
आप एक से लगा करके जो 12 तक अनुसूचियां हैं उनका नाम आपको याद हो जाएगा कि कौन सी अनुसूची में कौन सा है। जैसे 5वीं के अंदर SC ST है, और 7वीं के अंदर सूचियां हैं, 8वीं के अंदर भाषा है, 9 के अंदर यानी कि जो अपने जो भूमि सुधार संबंधी है उल्लेख हैं, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। वो ट्रिक से पढ़ेंगे अपन, तो एक एक क्रम से लेते हुए चले। देखिए पहली जो अनुसूची है, पहली अनुसूची के अंदर भारत के अंदर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि भारत में 28 राज्य 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, यानी कि एक एक का नाम इस अनुसूची के अंदर दिया हुआ है। ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है अपना। इसके अंदर अपने 28 राज्य आ जाएंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर 28 राज्य तो आप जानते ही हैं, ये सारे जिसमें राजस्थान भी अपना शामिल है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर देखिए चंडीगढ़ हो गया, ये चंडीगढ़ हो गया। इधर देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर चंडीगढ़ हो गया। दादर नागर हवेली ये हो गया, दमन और दीव शामिल है, कर दिया इनको। पुदुचेरी हो गया, अपना दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ये सारे जो हैं ये अपने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में, याद रखना। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए अपन दूसरी अनुसूची की तरफ चलते हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर देखो आपको एक चित्र दिख रहा है। इसके अंदर पैसे का लेन देन है, पैसे दे रहा है एक व्यक्ति दूसरे को, यानी कि वेतन। देखिए दूसरी 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 का मतलब दो होता है, दो यानी कि इसमें वेतन, भत्ते, परिलब्धियां और विशेषाधिकारों का उल्लेख है, और विशेषाधिकारों का उल्लेख है, विशेषाधिकारों का उल्लेख है। अब देखिए जो अपने संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति बैठे हैं, जो हमारे प्रमुख हैं, उनके जो वेतन भत्तों का जो उल्लेख है, उनको जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है, परिलब्धियां हैं, उनको विशेष अधिकार जो दिए जाते हैं, उन सब का उल्लेख अनुसूची 2 में। 2 से याद रखना, दो क्या, दो वेतन। दो अपन कहीं पर भी नौकरी करते हैं तो अपन जब काम करेंगे तो महीने के एंड में कहेंगे कि मेरा वेतन दो, वेतन दो। तो वेतन को 2 से जोड़ना है, वेतन दो। ओके, ये रहा वेतन का। अब देखिए ये अनुसूची 2 में हो गया वेतन। अब बात करेंगे वेतन किन किन का उल्लेख है, किन किन के वेतन का इसमें उल्लेख है। देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन, भारत के राष्ट्रपति का वेतन का उल्लेख इसमें किया हुआ है। अब जैसे अपन देखो इसको याद कैसे करना है, जैसे अपन के भारत के अंदर जैसे संघ सरकार होती है केंद्र के अंदर, और राज्य के अंदर राज्य की सरकार होती है, तो यानी कि संघ का अलग पार्ट चलेगा, राज्य का अलग चलेगा। वैसे वैसे संघ में अपने राष्ट्रपति ले लिया तो राज्य में राज्यपाल ले लीजिए, ये राज्यपाल के वेतन का उल्लेख भी यहीं पर है। अब देखिए संघ के अंदर अपन ने लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ले लीजिए, इनके भी वेतन का उल्लेख यहीं पर है। और इधर ले लीजिए विधानसभा, राज्य के अंदर विधानसभा होती है, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे उनके भी वेतन का उल्लेख यहीं पर है, उनके भी वेतन का उल्लेख यहीं पर है। अब देखिए इधर लोकसभा के बाद में राज्यसभा आता है। राज्यसभा, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके वेतन का उल्लेख, और उपसभापति उनके वेतन का उल्लेख भी यहीं पर है, इसी अनुसूची के अंदर है। और इधर ले लीजिए विधानसभा के बाद में विधान परिषद, विधान परिषद, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति जो होंगे, सभापति और उपसभापति होंगे, उनके वेतन का उल्लेख भी यहीं पर किया गया है। इसके अलावा देखिए अपन सेंट्रल के अंदर यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश सहित, हाँ दोस्तों ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन का भी उल्लेख यहीं पर है। और राज्य के अंदर चलिए अपन है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन का उल्लेख भी यहीं पर है। इसके अलावा एक चीज याद रखनी है जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनता है, वो है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, यानी कि जिसे अपन CAG कहते हैं।
इनके वेतन का उल्लेख भी यहीं पर है। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर है, तो अनुसूची 2 के अंदर है। अब इसमें से आपको, आपने देख लिया सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख है, राज्य गवर्नमेंट के जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख है। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, क्या सर आपने उपराष्ट्रपति शब्द नहीं लिखा? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उपराष्ट्रपति जी जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और उपराष्ट्रपति जी को वेतन उपराष्ट्रपति पद का नहीं मिलता है, उनको मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। क्यों भाई? क्योंकि देखो, जो काम करेगा, जिस पद पर रह करके काम करेंगे उसी पद का तो वेतन मिलेगा। तो उपराष्ट्रपति जी जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में तो कम काम करते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ज्यादा काम करते हैं। मान लो कभी राष्ट्रपति नहीं रहे, या फिर कुछ घटना हो गई, या फिर राष्ट्रपति थोड़े दिन नहीं है, तो मान लो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो उस समय वो अलग चीज है। लेकिन वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। तो ये राज्यसभा के जो सभापति होंगे, इसका इनका जो वेतन होगा वही उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सभापति। अपन जब राज्यसभा टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीज अपन स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इन चीजों को। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो उनको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, इसमें कई बार ऑप्शन दे करके आपको पूछ सकता है कि निम्न में से किनके वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, वहां पर ऑप्शन दे दे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, तो वहां पर ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति शब्द इसमें गलत होगा। आगे देखिए, इन सबके वेतन का उल्लेख आ गया, वेतन, परिलब्धियां, विशेष अधिकार भत्ते आ गए। अनुसूची 2 आपको याद हो गया, 2 में वेतन। एक में क्या था, एक में जो भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम हैं। एक नंबर पर हमेशा नाम याद रखना, अपन भी याद रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन नाम याद रखते हैं। एक नंबर पर नाम, किसके नाम, राज्य और केंद्रों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों। 2 में वेतन। अब चलते हैं 3 पर। आगे देखिए, तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची देखिए, तीसरी अनुसूची, तीसरी के अंदर शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाई? शपथ का उल्लेख है तीसरी के अंदर। ये देख लिया अपन ने दूसरी। अब देखिए तीसरी अनुसूची, तीसरी में शपथ का उल्लेख है। शपथ में कितने शब्द हुए, 1, 2 और 3, और तीसरी अनुसूची में यानी कि 3, तो 3 में शपथ, 3 शब्द हो गए शपथ के अंदर। तो 1 में केंद्र व राज्यों के नाम, 2 के अंदर वेतन, 3 में शपथ। अब 3 में शपथ देख लीजिए, 3 में शपथ है, तो शपथ कौन कौन सी है, किन किन की शपथ है? तो एक तो यहां पर दी हुई है शपथ है सांसदों की, सांसदों की शपथ का उल्लेख है, जो अपने एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्य के अंदर देखें तो विधायकों की शपथ है, विधायकों की शपथ का उल्लेख है, विधायकों की। वो आपको याद हो जाएगी। तीसरी चीज यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर केंद्र के जो मंत्री होंगे, केंद्र के, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं वो भी शपथ लेते हैं, तो उनकी शपथ का उल्लेख यहाँ पर है। और यहाँ पर देख लीजिए, राज्य सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के जो मंत्री होंगे उनकी शपथ का उल्लेख आएगा। इसके अलावा इस अनुसूची नंबर 3 के अंदर जो शपथ हैं, इसके अंदर प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इनकी शपथ का उल्लेख है। तो राज्य के अंदर कौन होंगे, सीएम होंगे, इनकी शपथ का उल्लेख आ जाएगा। दोनों कंपैरिजन में साथ याद करो, आपको आराम से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ है। देखो, पहले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन था दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची के अंदर अपन शपथ पढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है। यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है, हाई कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं उनकी शपथ का उल्लेख है इधर। अब देखिए, एक कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये यहाँ पर भी आएंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, इनकी शपथ का उल्लेख भी यहीं पर है। तो पहले दूसरी अनुसूची में वेतन थे, तीसरी में शपथ है, और इनकी शपथ है। अब देखिए, सांसद और जो विधायक होते हैं, जब इनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो उस समय चुनाव से पहले यह शपथ लेते हैं, यानी कि प्रत्याशी के रूप में, और चुनाव जीतने के बाद यह सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या सर आपके दिमाग में आया होगा कि सर आपने तो राष्ट्रपति जी की शपथ यहाँ पर नाम लिया ही नहीं, राष्ट्रपति महोदय का नाम नहीं लिया, सर आपने यहाँ पर उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिया, सर आपने राज्यपाल का नाम नहीं लिया।
तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन तीनों महामहिम की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर है। इनका जो है वो 69 के अंदर है। और इनका जो है वो अनुच्छेद नंबर 159 के अंदर उल्लेख है। ये अनुच्छेद है। इन तीनों का अलग से याद करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुसूची 3 में नहीं है। उपराष्ट्रपति की भी नहीं है, राज्यपाल की भी नहीं है। इनके खुद के अनुच्छेद है अलग से। राष्ट्रपति के 60, उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल के 159 नंबर अनुच्छेद के अंदर इनकी शपथ है। ये आपके, मुझे लगता है अनुसूची नंबर 3 आपके क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, वापस एक बार रिवीजन करते हैं। पहली के अंदर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। दूसरी में दो से वेतन आ जाएगा, वेतन 2। तीसरी में 3 शब्द हैं, यानी कि शपथ में भी 3 है, तो तीसरी में शपथ आ जाएगा। अब देखिए चौथी चौथी यदि अपन अनुसूची देखें तो चौथी अनुसूची, चौथी में 4 4 होता है ना। इसमें राज्यसभा के अंदर जो सीटें हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये देखिए अपना संसद भवन है। ये इसका मानचित्र देख लीजिए, आप नक्शा देख लीजिए। ये अपनी राज्यसभा है। ये कौन सी सभा है? ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। संसद के 2 भाग हो गए अंदर। ये नई वाली संसद भवन है, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। ये राज्यसभा के अंदर देखो सारी कुर्सियां लगी हुई है। इन कुर्सियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये जो मेंबर हैं, यानी कि राज्यसभा के अंदर मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के अंदर टोटली अधिकतम यानी कि 250 सदस्य हो सकते हैं, 250 मेंबर हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो 245 सदस्य हैं, 245। अब 245 को भी 2 भागों में बांट दिया अपन ने। सीटों का आवंटन कर रहे हैं, देख लीजिए। राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची नंबर 4 के अंदर है, 4। अब देखिए, ज्यादा पावर लोकसभा के पास है, कम पावर राज्यसभा के पास है। इनके पास ज्यादा पावर है, तो ये अपन कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा बेकार सदन हो गया, यानी कि इनके पास पावर कम है। तो 4 से याद रखना, 4 बेकार। तो 4 में बेकार कौन सा सदन हो गया? राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। या फिर इसको ऐसे याद कर सकते, देखिए याद करने के लिए उद्देश्य से बता रहा हूँ, इसको अन्यथा नहीं लेवे। चौथी जो अनुसूची, देखो जब भी 4 दोस्त मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? राज्य में सभा करते हैं। जब भी 4 लोग मिलते हैं, राज्य में बैठ करके क्या करते हैं? सभा करते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अधिकतम 250 सीटें राज्यसभा के अंदर हैं। वर्तमान में 245 हैं। 245 भी 2 अलग अलग भागों में बांटी हुई हैं। 233 सीटें तो दी हुई हैं निर्वाचन के लिए, ये तो सदस्य होंगे निर्वाचित। और जो पीछे जो 12 सदस्य बचे हैं, पीछे कितने बचे हैं? 12, ये होंगे मनोनीत। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर इन 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करेगा? तो इन 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। सर इन किन को मनोनीत करते हैं? क्या हम भी जा सकते हैं क्या? बिल्कुल। इनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनको राष्ट्रपति जो है, महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन 12 सदस्यों को राज्यसभा के अंदर भेजते हैं। तो इसमें याद रखना है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य। ये हो गई सीटों का आवंटन। अब 233 निर्वाचित आएंगे, इसमें से कुछ तो होंगे राज्यों से, कुछ कहां से होंगे? राज्य से, कुछ होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। अब केंद्र शासित प्रदेशों में भी केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। किस किस से आएंगे? ये देखिए, एक तो आएंगे पुदुचेरी से, पुदुचेरी से 1 मेंबर आएगा। दिल्ली से 3 मेंबर आएंगे। और पीछे बचा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आएंगे 4 मेंबर। बाकी वाली सीटें राज्यों को दी हुई है। ये 3 ही क्यों लिए अपन ने तभी पढ़ा था कि 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो 3 इसीलिए लिए क्योंकि इन 3 जो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ही विधानसभाएं हैं। और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभाएं हैं, और विधानसभा के सदस्य ही हमेशा राज्यसभा की सीटों के लिए वोट देते हैं। इसीलिए इन 3 को अपन ने यहाँ पर लिया है। बाकी राज्यों से हैं। यदि आपको पूछे कि राजस्थान से कितने मेंबर राज्यसभा में जाते हैं, सीटें कितनी दी हुई है राजस्थान को, तो राजस्थान को 10 सीटें दी हुई है। कितनी सीटें दी हुई है? 10 सीटें राज्यसभा हेतु, राज्यसभा हेतु राजस्थान को दी हुई है।
तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और याद कर लेते हैं कि राजस्थान के समान ही उड़ीसा है, उसको भी 10 सीटें राज्यसभा में दी हुई हैं। सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? तो सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश को दी हुई है। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें में से यूपी को दी हुई है। यूपी को 31 सीटें राज्यसभा के अंदर दी हुई हैं। तो आपकी दो अनुसूचियां आपकी यहाँ पर तैयार हो गई। वापस देखिए, पहली अनुसूची के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन है। तीसरी में 3 से 3 शपथ हो गई, 3 शब्द। 4 के अंदर 4 बेकार कौन सा सदन? राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, या 4 जने मिलकर के सभा करते हैं, याद रख लेना, 4 राज्यसभा। आगे पढ़ेंगे अपन पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के बारे में अगर अपन देखें तो पांचवी अनुसूची देखिए, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची को अपन 5 ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर SC ST के क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया, SC ST क्षेत्रों के वितरण के बारे में बताया गया कि कौन कौन से क्षेत्र SC ST के अंदर आएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब देखिए, अपन यदि 5 को लिखे तो ऐसे लिखेंगे, 5 ऐसे ही लिखते हैं अपन, 5 लिखते 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 ऐसे चले जाते हैं। और देखिए इधर SC में भी ऐसा आता है, इधर भी ऐसा आता है, तीनों समान मिल रहे हैं, है या नहीं है? तो आपको थोड़ा सा कोरिलेट करना है इसको कि 5 को ऐसे लिखेंगे S यानी कि तीनों समान हो गए। तो 5 के अंदर क्या है? SC ST, SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्र अनुसूचित जाति के अंदर आएंगे? अनुसूचित जनजाति, देखो जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो जो पिछड़े हुए एरिया हैं, उनको भारत के राष्ट्रपति महोदय ने इन क्षेत्रों के अंदर इस SC ST क्षेत्र अनुसूची 5 में डाल दिया है। उनके लिए एक सलाहकार परिषद का भी गठन होता है, और जो अनुसूची 5 के अंदर जो डाले हुए हैं उनके लिए एक सलाहकार परिषद, एक सलाहकार परिषद का गठन होता है, और इसका गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इन क्षेत्रों का निर्धारण भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। और इसके अंदर टोटली 20 मेंबर होते हैं। इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 20 मेंबर होते हैं। तो आपको याद हो जाएगा, 5 के अंदर देखो आकृति मिला देना, SC ST, ठीक है ना, SC ST क्षेत्रों के बारे में बताए गए हैं। अब देखिए 6, अनुसूची नंबर 6, 6 के अंदर एक शब्द याद रखना है आपको, अमेमित्र। अमेमित्र, अमेजोन से अमे ले लिया, मित्र यानी कि दोस्त होता है, तो अमेमित्र। अ से देखिए, अ से होता है असम, म से मेघालय, मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा। ये जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, ये बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं। तो इनको जो है, इन 4 राज्यों को जो भारतीय संविधान सभा, जब उसी समय संविधान बन रहा था अपन ना, संविधान सभा के अंदर एक बोरदोलाई कमेटी बनी थी, और गोपीनाथ बोरदोलाई के नेतृत्व के अंदर, तो उस कमेटी ने कहा था कि भारत के जो 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये रहा, ये असम है, ये मेघालय है, और ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। ये चारों राज्य आ गए, इधर वाले चारों राज्य। इन चारों राज्यों को कहां पर डाला गया है? अनुसूची नंबर 6 में डाला गया है। अ में मित्र असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, ये देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहुत ही पिछड़े हुए इलाके थे, तो बारदोलाई, जो गोपीनाथ बारदोलाई कमेटी बनी थी, उन्होंने सिफारिश की थी कि इन चारों को वहां डाला जाए। ये अभी चर्चा के अंदर है, ये अनुसूची अभी चर्चा में इसलिए रही क्योंकि अभी देखिए, आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा कि लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी कि आंदोलन हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि एक तो हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और दूसरी चीज हमें भी अनुसूची नंबर 6 में डाला जाए। अनुसूची नंबर 6 में डालने से उनको ये फायदा होता है, एक तो इस क्षेत्र के लिए जो नियम बनाने के लिए इनकी खुद की कमेटी होती है, इनके क्षेत्रों में नियम बनाने के लिए इनकी खुद की एक स्वायत्त प्रादेशिक कमेटी होती है, स्वायत्त प्रादेशिक जिला प्रादेशिक कमेटी, स्वायत्त जिला प्रादेशिक कमेटी होती है। वो क्या करती है, इनके लिए जो भी वो हैं, वो क्षेत्रों के अंदर क्या क्या काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किन किन क्षेत्रों की अनुमति देनी चाहिए, वो सारा निर्णय ये कमेटी लेती है। इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 30। इसका गठन कौन करता है? राज्यपाल महोदय करते हैं। आगे बात समझ में? इसका गठन कौन करेगा? राज्यपाल महोदय करते हैं, जो पर्सनली जिस राज्य के राज्यपाल होते हैं वो इनका गठन करते हैं। भारत के अंदर ये 4 राज्य हैं, और 4 राज्यों के अंदर ऐसी 10 कमेटियां
बनी हुई हैं। 4 राज्यों के अंदर कितनी कमेटी बनी हुई है? 10। 10 यानी कि असम, यदि असम, मेघालय और मिजोरम, मिजोरम इनकी बात करें तो इनमें एक एक में 3-3 है, तो 9 तो ये हो गई। और त्रिपुरा के अंदर एक कमेटी बनी हुई है, त्रिपुरा के अंदर एक कमेटी बनी हुई है, टोटली 10 कमेटियां यहाँ पर हो गई। यही कमेटी यहाँ पर जो है वो पूरे क्षेत्र का नियंत्रण और निर्देशन करती हैं और यही यहाँ पर प्रशासन चलाती हैं। ये जो हो गई अपन के बात इस क्षेत्र के बारे में, अनुसूची नंबर 6। एक बार फटाफट में वापस देखते हैं ताकि आपका साथ साथ रिवीजन हो जाए। देखिए पहली के अंदर क्या है? राज्यों के नाम है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। 2 के अंदर क्या है? 2 में वेतन 2 है। 3 के अंदर क्या है? तो 3 में शपथ में 3 शब्द होते हैं। 4 में क्या है? तो 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5 के अंदर क्या है? तो 5 में देखो 5 की आकृति ऐसे बनती है, तो SC ST क्षेत्र है। 6 में क्या है? तो 6 में अमे मित्र, याद रखना है अमे मित्र। देखिए मैंने आपको विस्तार से भी समझा दिया है ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाए। अब अपन अनुसूची नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अनुसूची नंबर 7, स से, देखिए स शब्द लेना है, स से बनता है 7। स से 7, स से सूचियां, स से सूचियां। ये कौन सी सूचियां हैं सर? तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा इन सूचियों के माध्यम से होता है। आपने पढ़ा होगा कि सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि संघ सूची जो केंद्र के विषय आएंगे, राज्य सूची में राज्य के विषय आएंगे, समवर्ती सूची में दोनों के विषय शामिल होंगे, दोनों कानून बना सकते हैं। और अब आपके दिमाग में आएगा सर इन तीनों में नहीं है, उनको किधर जाएगा? वो भी अभी बताते हैं। देखिए सूचियों की बात करें, स से 7, स से सूचियां, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एक तो आपने पढ़ा होगा संघ सूची, एक पढ़ा होगा राज्य सूची और एक पढ़ा होगा समवर्ती सूची। अब देखिए संघ सूची में जो भी कानून आएंगे, जो भी विषय आएंगे, उन पर कानून बनाने की शक्ति किसे होगी? संघ सरकार को होगी। उन पर कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगा, कानून बनाएगा संघ सरकार। राज्य सूची के जो विषय हैं, इन पर जो कानून बनाने की शक्ति होगी वो किन की होगी? राज्य सरकार की होगी। और जो समवर्ती सूची है, इन पर जो, इनमें जो विषय आएंगे उन पर कानून बनाने की शक्ति दोनों की होगी। दोनों कौन भाई? इसमें दोनों में आ जाएगा एक तो केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मान लो दोनों ने कानून बनाया, मान लो दोनों ने कानून बनाया और उनमें टकराव हो गया, तो किसका कानून मान्य होगा? तो सीधी सी बात है, जो बड़े भाई होंगे उनका कानून मान्य होगा। तो यहाँ पर केंद्र का कानून मान्य होगा यदि दोनों में टकराव होता है तो। अब कुछ ऐसे विषय हैं, देखिए संघ सूची में कौन से विषय आते हैं? संघ सूची में जैसे रक्षा है, विदेश है, डाक है, संचार है, डाक है, संचार है, जो परमाणु से संबंधित वगैरह हैं, या फिर विदेश नीति है, यानी कि जो देश दूसरे देश से संबंध तय करते हैं। वैसे सारे विषय, वैसे सारे विषय जैसे जनगणना है, इसके अंदर आ जाएगा आपका इनकम टैक्स, आयकर आ जाएगा, आयकर, निगम कर, ये सारे जो हैं ये इसके अंदर आएंगे संघ सूची के अंदर। राज्य सूची में कौन से आएंगे? तो राज्य सूची के अंदर देखिए एक तो जैसे कृषि है, सिंचाई है, पशुपालन है, इसके अलावा अनेक विषय हैं इसके अंदर भी, जैसे पुलिस है, पुलिस भी राज्य सूची का विषय, ध्यान रखना है नहीं है। ये सारे विषय किस में आएंगे? राज्य सूची के अंदर आएंगे। अब है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मान लो तलाक है, तलाक है, जन्म मृत्यु पंजीकरण है, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ऐसे जो मामले आएंगे वो सारे किस में जाएंगे? समवर्ती सूची के अंदर जाएंगे। अब मान लो ऐसा कोई विषय आएगा जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, वो जाएगा अवशिष्ट सूची के अंदर। किस में जाएगा? अवशिष्ट सूची में। क्या सर अपन ने ये अवशिष्ट सूची जो है ये कहाँ से ली है? तो अवशिष्ट सूची अपन ने ली है कनाडा से। कहाँ से ली है? कनाडा से। और समवर्ती सूची अपन ने ली है ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना साथियों, अपन जब स्रोत पढ़ेंगे उसके अंदर इस टॉपिक को विस्तार से देखेंगे कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है और अवशिष्ट सूची अपन ने कनाडा से ली है। अवशिष्ट सूची में कौन से आएंगे? जैसे जो विषय इन तीनों के अंदर नहीं है, जो विषय इन तीनों के अंदर नहीं है, तीनों में नहीं है, वो सारे अवशिष्ट सूची में जाएंगे। जैसे साइबर, जैसे साइबर अपराध हो गया, साइबर अपराध, साइबर क्राइम,
साइबर क्राइम का कई बार पूछा गया है कि साइबर क्राइम कुछ सूची का विषय है, तो साइबर क्राइम जो है वो अवशिष्ट सूची का विषय है, इसको इसके अंदर डाल देना है। इस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। किसकी होगी? केंद्र सरकार की। इसमें देखिए, इसमें मूल की बात करें तो मूल जो संविधान था अपन का, उसके अंदर इसमें 97 विषय थे, इसमें 66 थे, और इसमें 47 थे। ओके, ये थोड़ा याद रखना। अभी जो है वो इसमें 98 हो गए हैं, इसमें शायद 57 हो गए हैं, और 59 हो गए हैं, इसमें 59 हो गए हैं अभी, और इसके अंदर 51 हो गए हैं। वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है। अब देखो साथ में सूचियां आ गई हैं, सूचियां संघ सूची, राज्य सूची, संवर्त, स से सात, स से सूची, हो जाएगा याद। आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे 8 के अंदर, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची 8, इसके अंदर भाषाओं का उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख है। रीट भर्ती परीक्षा 2022, उसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। ये रीट की परीक्षा हुई थी 2022 के अंदर, उसमें यह सवाल आया था। तो उस हिसाब से अपन देखेंगे कि जो भाषाएं हैं वो 8 के अंदर है। इसको याद कैसे करेंगे? एक तो याद कर सकते हैं, जैसे 8 भाषा बोलते हैं तब आहट आती है, भाषा जब भी कोई बोलता है ना तो क्या आती है? आहट। 8 से आहट, आहट भाषा याद रख सकते हैं। या आपको याद रख सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, 8 पीएम के बाद, शाम को 8 पीएम होती है, और 8 पीएम के बाद लोगों की क्या होती है, कई लोगों की भाषाएं चेंज हो जाती है। वो हिंदी मारवाड़ी से किस पर आ जाता है? इंग्लिश पर आ जाता है। तो 8 पीएम वो उसके बाद में यानी कि क्या हो जाती है? भाषाएं चेंज हो जाती है। तो 8 में भाषा याद रख लेना, या फिर 8 से आहट याद रख लेना, तो भी भाषा आ जाएगा। अब देखिए इसमें कितनी भाषाएं हैं। इसके अंदर अपन बात करें तो मूल रूप से, मूल रूप से जो मूल संविधान था, मूल संविधान था, उसके अंदर, इसके अंदर 14 भाषाएं थी। उसके अंदर कितनी थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद में एक 15वीं भाषा जोड़ी गई। उसके बाद में 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा जोड़ी गई। उसके बाद में 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा जोड़ी गई। इन सब के बारे में पढ़ेंगे अभी एक एक के बारे में। मूल संविधान के अंदर 14 थी, और वर्तमान के अंदर टोटली कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान के अंदर 22 भाषाएं हैं। ये दो सवाल आपके बनते हैं। पहला तो ये याद रखें कि 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो मूल संविधान के अंदर 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान के अंदर 22 भाषाएं हैं। अब देखिए 14 भाषाएं कौन सी थी जहां से रीट में प्रश्न बना था? एक तो अपन की सबसे बढ़िया लैंग्वेज है जो परंपरा से चली आ रही है, वो याद कर लीजिए। एक तो आपको याद करनी है संस्कृत, संस्कृत, उर्दू याद कर लीजिए, उर्दू और हिंदी, तीन तो आपको याद हो ही जाएगी। संस्कृत, उर्दू और हिंदी, ये तीन याद कर लीजिए, संस्कृत, उर्दू और हिंदी। इसके बाद में देखिए अपन इधर चलें, केरल के अंदर मलयालम बोली जाती है। ये मार्कर चेंज कर देता हूं मैं, आपको आसानी से दिख जाएगा। ये देखिए, अब देखिए यहां पर केरल के अंदर ये तो मलयालम बोली जाती है, इधर मलयालम, एक भाषा तो ये होगी, तीन ये होगी, देखो 1 2 3। चौथी आपको क्या याद करनी है? मलयालम। पांचवी याद करनी है, देखो तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। छठी याद करनी है कर्नाटक, कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़। आंध्र प्रदेश, इधर बोली जाती है आपके सातवीं भाषा, सातवीं भाषा में आ जाएगी तेलुगु, तेलुगु। अब देखिए 8वीं भाषा में महाराष्ट्र में, चलिए यहाँ पर बोली जाती है मराठी, ये हो गई 8वीं। इसके ऊपर गुजरात आ गया, 9वीं भाषा हो जाएगी गुजराती। राजस्थान में राजधानी के लिए संघर्ष चल रहा है, 10वीं भाषा हो जाएगी पंजाब की, 10वीं भाषा हो जाएगी पंजाबी। 11वीं भाषा हो जाएगी कश्मीरी, कश्मीरी। 12वीं भाषा आपके हो जाएगी, इधर चलिए पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाली भाषा, ये हो जाएगी 12वीं। असम के अंदर देखो असमी भाषा, असमिया, असमिया याद रख लीजिए, 13वीं। और उड़ीसा के अंदर चलिए 14वीं उड़िया भाषा, उड़िया। रटने से याद नहीं होगा, इसीलिए मैं मानचित्र लेकर आया हूँ, मानचित्र से आपको देखते हुए चलना है। तीन तो याद करनी है, संस्कृत, उर्दू और हिंदी, ये तो याद हो ही जाएगी। उसके बाद में सीधा यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले केरल, मलयालम, तमिल,
कन्नड़, तेलुगु, मराठी और गुजराती। ये लाइन से नीचे वाला दक्षिणी हिस्सा अपन ने ले लिया। गुजराती के बाद राजस्थान छोड़ना, पंजाबी चलना है, फिर एक छोड़ना है ऊपर कश्मीरी चलना है। इधर पश्चिम बंगाल ले लीजिए, असम ले लीजिए इनमें से, और इनमें से उड़ीसा ले लीजिए, बस उड़िया। ये हो गई अपनी 14 भाषाएं। 14 के बाद में जो 15वीं जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी, ये देखिए 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी अपने सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ये जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद में ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उनका नाम याद रखना है कॉमन। एक शॉर्ट सी ट्रिक है, कॉमन। को से याद रखना है कोंकणी, म से याद रखना मणिपुरी, न से याद रखना है नेपाली। ये जोड़ी गई थी आपके 72वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना, सॉरी, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद में 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई। इसमें आपको सूत्र याद रखना है बोडो मास। बोडो मास, बो से बोडो, डो से डोगरी, म से मैथिली, और स से संथाली। संथाली। और इन भाषाओं को जोड़ा गया था आपके 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए इनको जोड़ लीजिए, 1 और 1 2 होता है, 2 7 और 2 9 होता है। देखिए 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, और ये जो है वो 92वां संविधान संशोधन। वापस देखिए 8वीं अनुसूची, 8 बजे के बाद में भाषाएं चेंज हो जाती है लोगों की, तो भाषा याद रखना है। और कितनी भाषाएं हैं मूल संविधान के अंदर? 14। 14 के नाम अपन ने देख लिए। उसके बाद में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 16वीं 17वीं 18वीं भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जुड़ गई। याद कैसे करोगे? कॉमन से याद करोगे 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 19 20 21 22 बोडो मास याद करोगे 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। बो से बोडो, डो से डोगरी, म से मैथिली, स से संथाली। अब थोड़ा सा दिमाग में और ये रखना है कि ये जो कोंकणी जो भाषा है, कोंकणी भाषा, ये गोवा के अंदर बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? गोवा के अंदर। मणिपुरी सीधा याद हो जाएगा, मणिपुर के अंदर। नेपाली याद हो जाएगा, देखो नेपाली, ये रहा अपना नेपाल। नेपाल का जो ये दक्षिणी हिस्सा है, जो इससे क्षेत्र लगता है, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर ये जो नेपाली हिस्सा लगता है, वहां पर ये नेपाली भाषा बोली जाती है। उसके बाद में बोडो, बोडो याद रखना है अपने, बोडो असम के अंदर बोली जाती है। बोडो बोली जाती है असम, ये रहा असम इधर। बोडो असम के अंदर बोली जाती है। डोगरी अपने जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मैथिली बोली जाती है अपने बिहार के अंदर। और संथाली बोली जाती है झारखंड के अंदर। ये झारखंड या बिहार का लगता हुआ जो क्षेत्र है ना, वहां पर बोली जाती है। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। मैंने बताया था रीट भर्ती परीक्षा 2022, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी भाषा इनमें से जो है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। अब देखिए एक कई बार पूछा जाता है कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। शास्त्रीय भाषाओं का मतलब होता है कि जिन भाषाओं के अंदर अपने शास्त्र लिखे गए। तो टोटली शास्त्रीय भाषाएं 11 हैं। टोटली शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 11 याद रखना। वर्तमान के अंदर, वर्तमान में शास्त्रीय जो भाषाएं हैं वो 11 है। 5 नई जोड़ दी थी, टोटली 11 हो गई है। आगे देखिए, अब अपन ने 8 में भाषा आ गई। अब अपन देखेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची देखेंगे। 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। 9 का मतलब नो, 9 का नो याद रखना। 9 का मतलब नो, यानी कि ऐसी अनुसूची होती है जिनके अंदर यदि किसी कानून को डाल दिया जाता है, कानून बना दिया सरकार ने, फिर 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो उसके बाद में उसमें संविधान ये जो उसमें संशोधन नहीं हो सकता, यानी कि आप उसको चुनौती नहीं दे सकते, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद में एक वाद आता है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद की जो 24 अप्रैल 1973 की जो तिथि थी, उस तिथि से लेकर के उस तिथि से पहले के जो इसमें डाले गए थे, उनमें तो आप न्यायिक चुनौती दे सकते हैं, लेकिन नहीं, उसमें नहीं दे सकते। लेकिन उसके बाद में जो डाले गए हैं उनको आप चुनौती दे सकते हैं। वापस देखिए 9वीं अनुसूची के अंदर वैसे इसमें 2-3 चीजें आई हुई हैं। एक तो आया हुआ है भूमि सुधार, याद रखना। आपको कई बार पूछ लेता है भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है नो। क्या आप अपनी भूमि पर किसी को अधिकार करने दोगे? क्या? नो। नो से नो याद रख लेना। क्या अपनी भूमि पर किसी को अधिकार करने दोगे? क्या? नो। नो से नो याद रख लेना, नो में भूमि आ जाएगा। इसमें एक तो जमींदारी का उन्मूलन किया गया था,
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और इसके अलावा जो 9वीं अनुसूची के अंदर जो अपन ने कानून डाल दिए, मान लो कोई कानून बना दिया वो इसमें डाल दिया, तो उसमें अपन न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जब एक केशवानंद भारतीवाद आता है, कल भी अपन ने पढ़ा था केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, जब केशवानंद भारतीवाद आता है, इसकी तारीख होती है 24 अप्रैल 1973। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस तारीख से पहले, इस तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस तारीख से पहले जिन जिन कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसके बाद में, इस तारीख के बाद जिन भी कानूनों को इसमें डाला गया है उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि मान लो सरकार ने गलत कानून बना दिया है, आपको लगता है कि गलत बना दिया, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, न्यायालय उस पर सुनवाई करता है, और मान लो गलत बन गया है या तो उसमें कुछ संशोधन की देगा या फिर उसे रद्द भी कर सकता है, ये होता है न्यायिक समीक्षा। 24 अप्रैल 1900 पहले के जो कानून इसमें डाल दिए उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन जो बाद में है उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब देखिए, ये 24 अप्रैल 1973 वाला डिसीजन कब दिया सरकार ने, ये कोर्ट ने दिया था 2007 के अंदर, क्योतो वाद आया था उसके अंदर ये दिया था। 9वीं अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अपन पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में। अब है 10वीं अनुसूची, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। तो वापस देखिए, पहली के अंदर क्या है, अब आप बताइए पहली के अंदर क्या है। पहली में राज्यों के नाम है, राज्य के अंदर शासित प्रदेश, 2 में क्या है, वेतन है, 3 में शपथ है, 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, 5 के अंदर SC ST क्षेत्र है, आप साथ साथ बोलते रहिए। 5 में SC ST क्षेत्रों का SC ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताए गए हैं। 6 में अमेय मित्र हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। और 7 के अंदर स से सूचियां हैं। 8 के अंदर 8 के बाद 8 बजे के बाद भाषा चेंज हो जाती है, 8 में भाषाएं हैं। 9 के अंदर क्या है, 9 या नो, अपनी भूमि पर किसी को अधिकार करने नहीं देंगे, तो 9 में भूमि वाला है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा वाला दिया हुआ है। और 10 के अंदर, 10 से 10, अपन 10 में आ गए हैं, 10 से 10, 10 से देखो याद रखना, 10 से 10, और 10 से दल बदल, दल बदल, दल बदल जो कानून है उसका उल्लेख इसी के अंदर है। तो संबंधित याद है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। अभी पढ़ा था इसको, 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंदर इसको जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, याद रखना भाई, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। ये कानून लाने की क्यों जरूरत पड़ी, इस कानून को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कहीं जो नेता लोग थे वो जीतने के बाद सदन के अंदर जाते और अपनी पार्टी चेंज कर देते थे, आया राम गया राम, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो फिर यानी कि इससे सरकारें यानी कि अस्थिर होने लग गई। मान लो किसी पार्टी से सरकार बनी और उसके कुछ सांसद या MLA जो हैं वो दूसरी पार्टी में चले गई, तो सरकार गिर जाएगी। नुकसान किसको है, देश को है। वापस कई बार चुनाव करवाने पड़ सकते थे, अस्थिर सरकार होती थी, विकास होता नहीं था। तो फिर सरकार ने एक फैसला किया कि भाई ऐसा करते हैं, अपने कानून लेकर आते हैं, वो आता है दल बदल वाला। और इसमें एक अनुसूची जोड़ दी, 10वीं अनुसूची, दल बदल। दल बदल का मतलब होता है एक दल का सदस्य यदि दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। उसके लिए भी अलग अलग प्रावधान है। कैसे, मान लीजिए कोई मेंबर है, मान लीजिए इसमें देखिए पहला प्रावधान ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई निर्वाचित सदस्य है, वो एक दल से जीतने के बाद सदन में जाकर वह यदि दूसरे दल में चला जाता है या फिर अपनी दल की सदस्यता त्याग देता है, दल की सदस्यता यदि त्याग देता है, दल की सदस्यता त्याग देता है, तो उसकी सदस्यता बिल्कुल ही निरस्त हो जाएगी। सदस्यता कैसी हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, वो सदन से बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा इस कानून के तहत। अब देखिए दूसरा, यदि 2/3, मान लो किसी दल के 2/3 से कम सदस्य, पहले 1/3 था अब 2/3 है, 2/3 से कम सदस्य यदि दल बदल करते हैं, यदि दल बदल करते हैं तो भी उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, तो भी उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। 2/3 से ज्यादा यदि जाते हैं तो रद्द नहीं होगी। 2/3 से, मान लो किसी दल है उसके 2/3 से यदि कम सदस्यों ने दूसरे दल में चले गए तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, उस सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। इसके अलावा मान लो
कोई निर्दलीय सदस्य है, निर्दलीय, जो किसी भी दल से जीत करके नहीं आए हैं, खुद के बल पर आए हैं। यदि निर्दलीय सदस्य जीतने के बाद सदन में आता है और उसके बाद में किसी दल में सम्मिलित हो जाता है, निर्दलीय सदस्य यदि किसी दल की सदस्यता ले जाता है, यदि किसी दल की सदस्यता ले लेता है, सदस्यता ले लेता है, तो भी उसकी क्या होगी, जो सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो भी वो फिर सदन का सदस्य नहीं रहेगा, वो सदन का सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके अलावा आपके दिमाग में आया होगा सर एक मनोनीत सदस्य भी तो होते हैं, अभी पढ़ा था अपन ने कि मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्यों को राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत सदस्य मान लो किसी दल में चला जाए तो देखिए इसमें प्रावधान है। प्रावधान ये है कि मान लो किसी व्यक्ति को मनोनीत किया, 6 महीने का उसको टाइम मिलता है कि यदि 6 माह के भीतर भीतर यदि वो किसी दल का सदस्य बन जाता है तब तो ठीक है, उसमें कोई सदस्यता रद्द नहीं होगी उसकी। लेकिन यदि 6 माह गुजरने के बाद वह किसी दल का सदस्य बनता है, मनोनीत सदस्य के बारे में याद रखना, 6 माह के बाद, सदस्य बनने के 6 माह के बाद यदि वह किसी दल में शामिल हो जाता है, किसी दल में शामिल, किसी दल में शामिल हो जाता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा यदि मान लो सदन का सदस्य है, वो सदन की व्हिप का उल्लंघन करता है, व्हिप का क्या करता है, उल्लंघन करता है। व्हिप क्या होगी भाई, व्हिप होती है कि जो सचेतक होते हैं, हर एक पार्टी का सचेतक होगा, कभी भी कानून पर या मान लो वोटिंग वगैरह करनी है तो सचेतक सबको अपनी पार्टी के सदस्य बोलेगा भाई इसके पक्ष में वोट करना है, इसके बारे में ये करना है, ये करना, वो चीज है। यदि वो सचेतक की जो व्हिप का उल्लंघन करता है तो भी सदस्यता रद्द हो सकती है। अपने इन सारी चीजों को देख लिया। द से दल बदल याद रखना। सवाल यदि डीपली से डीपली जाएगा तो इसके बाहर नहीं जाएगा, इन चीजों को आप याद कर लेना। आगे देखिए, अब है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची देखें अपन और एक साथ में पढ़ लेते हैं। 12वीं लास्ट अंतिम अनुसूची है ये, 11वीं और 12वीं अनुसूची। इसके अंदर 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ये अपन ने सबसे पहले पढ़ ही लिया था 1992, और इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992। ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुई थी, और ये हुई थी 1 जून 1993 को। अब देखिए इनके अंदर है क्या, पहले गांव बने, एक शहर बने, तो पहले क्या बने थे, गांव बने थे। तो सबसे पहले गांव बने हैं तो गांवों के अंदर क्या होती है, पंचायती होती है, यानी कि ग्राम पंचायत आती है। तो इसमें क्या होगा, पंचायती राज आएगा, पहले पंचायती राज आएगा। और जब गांव धीरे धीरे शहर में बदल जाता है तो शहरों के अंदर क्या होती है, नगर पालिका हो जाती है, नगर पालिका। तो पहले क्या आएगा, 11वीं में पंचायत आएगा, फिर नगर पालिका आएगी, पहले गांव बड़ा आएगा फिर शहर बड़ा आएगा। तो इसमें पंचायती राज है। तो पंचायती राज का उल्लेख किसमें है, 11वीं अनुसूची में है। नगर पालिकाओं का उल्लेख किसमें है, 12वीं अनुसूची में है। अब देखिए इसके अंदर 29 विषय बताए गए हैं। कितने विषय हैं, 29 के। गाँव में स्वच्छता वगैरह कैसा विकास करना है, सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। और इसके अंदर 9 दूनी 18, ये लीजिए इसमें 18 विषय हैं, 9 दूनी 18, ये लीजिए इसमें 18 विषय हैं। नगर पालिकाओं में विषय कितने हैं, 18 विषय हैं। ये जो है इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 243। जब अपन पंचायती राज पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा ये 243 से लगा करके 243 ओ तक, 243 ओ तक, 243 ओ तक इसमें पंचायतों का उल्लेख है। और ओ के बाद में पी आता है तो 243 पी से लगाकर 243 जेड जी, घर में जेड जी होते हैं तो जेड और जी, जेड जी याद रख लेना, देवर जी और जेड जी होता है ना, तो जेड जी याद रखना, जेड और जी, जेड जी। तो 243 पी से 243 जेड जी तक 12वीं अनुसूची का उल्लेख है। ये पंचायती राज से संबंधित, ये नगर पालिकाओं के से संबंधित। लगभग मोटे मोटे तौर पर अपन ने जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे उनकी सारों की अपन ने साथ में चर्चा की, कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं किस अनुसूची को लेकर के। तो आप अंतिम समय के अंदर एक बार वापस सारी अनुसूचियों को दोहराते हैं, आप भी मेरे साथ साथ दोहराएंगे कि पहली अनुसूची के अंदर क्या है, 28 राज्य 8 केंद्र सचिव। दूसरी में क्या है, 2 में वेतन 2। तीसरी में क्या है, शपथ में 3 शब्द है शपथ। 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 में क्या है, SC ST क्षेत्र। 6 में क्या है, अमे मित्र। 7 में क्या है, सूचियां। 8 में क्या है, भाषाएं। 9 के अंदर क्या है, 9 में यानी कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10 के अंदर क्या है, 10
10 में 10 से दल बदल हैं, 11वीं और 12वीं पंचायती और नगर पालिकाएं। बस इसी के साथ आपकी जो अनुसूचियां हैं वो कंप्लीट होती हैं। लगभग सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप यदि इससे पहले मैंने प्रस्तावना टॉपिक पढ़ाया था, बहुत ही शानदार तरीके से वो हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और राजनीति विज्ञान के जो सारे टॉपिक हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क आपको करवाए जाएंगे और सारे धीरे धीरे वीडियो उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो करंट जीके का जो पहला वीडियो है, जुलाई माह 2025 राजस्थान करंट अफेयर्स, वो यूट्यूब पर आ चुका है, उसको भी आप देखें। और उसमें एमसीक्यू सवाल हैं। इसके अलावा अपन का टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप जुड़ करके पीडीएफ वगैरह हैं, करंट के प्रतिदिन के जो मैटर हैं आपको वहाँ पर मिल जाएगा। क्लासों की जो सूचना होगी वो भी उसमें आएगी, वीडियो के लिंक आपको उसमें मिलेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समर्थन जारी रखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सबसे बड़ी बात, आप सकारात्मक रहें और सकारात्मक रहते हुए एक निश्चित दिशा के अंदर आगे बढ़े और अपनी तैयारी को एक मूलभूत दिशा प्रदान करें और सरकारी सेवा में आपका चयन हो, ऐसी माँ आई जी से कामना करते हैं। जय श्री आई जी। धन्यवाद।